विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो की रचनाओं में सामाजिक अनुबंध नामक ग्रंथ का बहुत ही विशेष महत्व है। रूसो की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने की है और इस समस्या के समाधान के लिए वह सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अब हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण जो है समझ लेते हैं, और या हम कह सकते हैं कि रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझने के लिए कुछ अन्य बातों को समझना आवश्यक है। इस संबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचार। रूसो मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों को ही मानता है और कुल मिलाकर उसका ये मानना है कि मनुष्य में सद्गुण ज़्यादा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आदिम समाज के मनुष्य के बारे में रूसो का मानना है कि वो बुद्धि के स्थान पर भावना से चलता था और नैतिकता का उसे भान नहीं था या ज्ञान नहीं था। वह निष्पाप प्राणी था। इसके अलावा आदिम मनुष्य जो है वो निजी संपत्ति जैसी संस्था के बारे में भी अनजान था, उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। विद्यार्थियों, हम पहले के वीडियो में भी आपको ये बात बता चुके हैं। प्राकृतिक अवस्था का मतलब राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो अवस्था है उसे प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। प्राकृतिक अवस्था में आदिम मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही रूसो ने जो है ये माना है कि प्रकृति की अवस्था में समाज तो था, मनुष्य भावनाओं से चलते थे और उनका जीवन सहज और स्वाभाविक था। प्रकृति की अवस्था में आदर्श बर्बर की स्थिति मनुष्य की थी। व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर था, अर्थात वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को स्वयं ही पूरा कर लेते थे और उनका जीवन चिंता रहित था। मनुष्यों के बीच स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संबंध थे। वस्तुतः प्रकृति की अवस्था एक आदर्श सामाजिक अवस्था थी और रूसो ने इसे मानव इतिहास का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। अब बात आती है कि जब सब कुछ अच्छा था तो समझौता क्यों किया गया और राज्य को जन्म क्यों दिया गया। तो रूसो समझौते के कारण भी बताता है। रूसो का मानना है कि प्रकृति की अवस्था में ऐसे आधारभूत परिवर्तन हुए जिनके कारण प्रकृति की अवस्था के आदर्श समाज का अंत हो गया और मनुष्य का जीवन दुखमय हो गया। जनसंख्या की वृद्धि, निजी संपत्ति की शुरुआत तथा सभ्यता के उदय ने मनुष्यों के बीच असमानता को जन्म दिया और उनके बीच ईर्ष्या देश के संबंध स्थापित हुए और तब समानता के साथ ही स्वतंत्रता व भाईचारे के युग का भी अंत हो गया। प्रकृति की अवस्था कष्टकारी व दुखों से पूर्ण हो गई और तब मनुष्यों ने एक नए आदर्श समाज की स्थापना के लिए समझौता किया। अब रूसो ने ये बताया कि जो समझौता हुआ उसके द्वारा किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था। देखिए, प्रकृति की रूसो का मानना है कि प्रकृति की अवस्था के सभी मनुष्य एक जगह एकत्रित हुए और उनमें से प्रत्येक मनुष्य ने इस संपूर्ण समाज को अपने समस्त अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तित्व सौंप दिए और इस प्रकार प्रकृति की अवस्था का समाज एक नए समाज में बदल गया, जिसे रूसो पूर्ण नैतिक एवं प्रभुत्व संपन्न समाज, नागरिक समाज अर्थात राज्य कहता है।
अब है कि रूसों के द्वारा जो नागरिक समाज की स्थापना हुई उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है सावयवी एकता वाला नागरिक समाज। रूसों का ऐसा मानना है कि समझौते द्वारा जिस राज्य की स्थापना होती है या की गई है वह एक सावयवी प्राणी शरीर है, उसकी अपनी एक इच्छा भी है जिसे रूसो सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के अनुसार राज्य एक शरीरधारी है और व्यक्ति उसके अंग मात्र हैं। इस प्रकार राज्य व व्यक्ति के बीच एक सहज और स्वाभाविक संबंध पाया जाता है। दूसरा है कि प्राकृतिक अवस्था के आदर्शों की पुनर्स्थापना। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के 3 आदर्श प्रचलित थे, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। तो इस अवस्था में इन तीनों आदर्शों का अंत हो गया और रूसो सामाजिक समझौते द्वारा स्थापित नागरिक समाज के लिए पुनः इन आदर्शों को चुनता है, या समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में जो ये 3 आदर्श समाप्त हो गए थे उनकी पुनर्स्थापना की जाती है। इसके बाद है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना। रूसों ने समझौते द्वारा केवल राज्य की स्थापना ही की है और इस समझौते के सहज एवं स्वाभाविक परिणाम के रूप में शासन की स्थापना होती है। व्यक्ति राज्य के सदस्य बनकर नागरिक कहलाते हैं और सभी समान रूप से शासन के कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार रूसों के समझौते द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चों हम सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें कि नागरिक स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। वो अपने शासन के कार्य में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं बल्कि स्वयं शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा का आधारभूत महत्व। रूसों की सामान्य इच्छा राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है और वह सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत है, प्रभुसत्ता का आधार है। सामान्य इच्छा का मूलभूत लक्षण है कि वह सार्वजनिक हित की इच्छा है और रूसे उसे राज्य की न्यायपूर्ण व नैतिक इच्छा भी कहता है। सामान्य इच्छा असीमित है, सर्वोच्च है, अविभाज्य है, अदेय है, आदर्श व यथार्थ लक्षणों वाली होती है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता एवं कानूनी संप्रभुता में एकता। रूसों की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत शासन की नीतियों को तय करने का अंतिम अधिकार नागरिकों को है। इस प्रकार रूसो जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता को स्वीकार करता है। साथ ही नागरिकों द्वारा शासन संबंधी लिए गए निर्णय अंतिम और सर्वोच्च होते हैं और उन्हें सभी नागरिकों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। इस प्रकार रूसों ने कानूनी प्रभुसत्ता को भी स्वीकारा है। इस प्रकार रूसों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं सामान्य इच्छा की धारणा के द्वारा लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं कानूनी प्रभुसत्ता दोनों ही को एक साथ सर्वोच्च माना है या दोनों में एकता स्थापित की है। और इस प्रकार लॉर्ड जैसे विचारकों ने कहा है कि एक ही क्षण में वह हाब्स के समान निरंकुशवादी हो जाता है और लाख से अधिक प्रजातंत्रवादी है। नेक्स्ट है विद्रोह की आवश्यकता नहीं। देखिए रूसों ने तर्क एवं विवेक की रूसों ने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को स्वीकारा है जिसमें कि व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों में एकता स्थापित हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार के विद्रोह का अधिकार देने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला है कि समझौता चिरस्थायी है। रूसों ने तर्क एवं विवेक की दृष्टि से समझौते के स्थायित्व पर बल दिया है। समझौते द्वारा एक न्यायपूर्ण, नैतिक, हितकारी राज्य व्यवस्था की स्थापना होती है। क्योंकि रूसों के राज्य का आधार सामान्य इच्छा है, अतः वह रूसों जो है समझौते को चिरस्थायी मानता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद एवं आदर्शवाद का संयोग। देखिए रूसों ने व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया है।
तो वो हम कह सकते हैं व्यक्तिवादी है। इसके साथ ही आदर्शवादियों की तरह वह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है आदर्शवादी है। वाहन जैसे विचारकों ने कहा कि एक ओर राज्य के प्रबल समर्थक और दूसरी ओर व्यक्ति की पक्ष में उत्साही योद्धा के रूप में वह रूसो जो है एक आदर्श राज्य के लिए दूसरे आदर्श को बलिदान करने के लिए कभी भी पूर्णतः तैयार नहीं हो सका।